friends, how are you? I hope you all are fine. So लास्ट वीडियो में अपन ने जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 3 देखा था, उसमें अपन ने जितनी भी डील की थी मेंडल्स एक्सपेरिमेंट की, वो सब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर कंप्लीट की थी. ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड दैट्स उसके जो अपने एक्सेप्शनल थे वो पूरे केसेस अपन ने डील कर लिए थे. और उसी सीरीज़ में मैंने आपको जो टेस्ट क्रॉस है, आउट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, ये सब भी वहीं पर मैंने आपको ले लिया था उसी पार्ट में. आज अपन देखेंगे, टुडे वी विल स्टार्ट पार्ट 4 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. सो वेरी फर्स्ट वी विल टेक डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस मीन्स जो मेंडल्स के लॉ हैं उनमें जो 2 जीन्स को लेकर जो इनहेरिटेंस के सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनको लेकर आज अपन पूरी डील यहाँ पर करेंगे. तो वेरी फर्स्ट वी विल टेक डाइहाइब्रिड क्रॉस. इज इट क्लियर? इट इज़ डाइहाइब्रिड क्रॉस की सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ थोड़ा सा. इट इज़ अ क्रॉस मेड बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज considering the inheritance of contrasting pairs of two traits. It means क्या है डाइहाइब्रिड क्रॉस में कि जो क्रॉस हुआ है किनके बीच में, इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, उनको किस में कंसिडर किया है, कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ 2 ट्रेट्स. अपन ने लास्ट में देखा था कि मेंडल्स के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे वो 1 जीन को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया था, है ना. और F1 जनरेशन में ओनली 1 पेरेंट अपीयर हुआ था और F2 जनरेशन में बोथ पेरेंटल कैरेक्टर अपीयर्स हो गए थे. डाइहाइब्रिड क्रॉस में अपन देखेंगे अब क्या होता है. इसमें 2 जीन्स के कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स को लेकर अपन ने कंट्रास्ट कराया. तो इसका सबसे फर्स्ट लॉ है, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो 2 जीन्स को लेकर डाइहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर है. इस क्रॉस में थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि जो मेंडल्सर थे उनके जो F2 जनरेशन के बेस पर था है ये वाला. वाइल लास्ट सेशन में मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताया था कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था वो F1 जनरेशन के बेस पर था, और जो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये F2 जनरेशन के बेस पर पूरा उन्होंने डिपेंड किया है. ओके, अब उसमें बताया था कि ये जो लॉ है वो कैसा है कि इसमें सेपरेट या इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जबकि इसमें हो जाते हैं, बट जो अपन ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा था उसमें क्या था कि वो सेपरेटली ट्रांसफ़र नहीं होंगे और मतलब उनमें कोई भी सेग्रीगेशन इस तरह से नहीं होगा. बट इसमें तो हो जाएगा, क्योंकि F2 जनरेशन में यदि नहीं होता तो F2 जनरेशन में जो कैरेक्टर शो हो रहे थे, जो डिफरेंट कैरेक्टर अपने को मिले, वो कहाँ से मिलते अपने को. इज इट क्लियर? अब अपन ने यहाँ थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पहले से आपको सॉल्व करके रखा हुआ है जिससे अपना ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो. ये आप NCERT में भी आपको इसको देख सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर लेती हूँ. ये अपन ने यहाँ पर देखा कि डाइहाइब्रिड क्रॉस है तो मतलब 2 कैरेक्टर्स के कंट्रास्टिंग पेयर्स के साथ अपने को स्टडी करना है इसमें. तो 2 पेयर्स मैंने यहाँ पर आपकी कंट्रास्टिंग टेबल में ये कैरेक्टर्स दिए हुए हैं, राउंड और येलो. तो जैसे अपन शीट शेप लेंगे तो अपन ने यहाँ पर ले लिया राउंड और रिंकल्ड. ये शीट का शेप हो गया एक कैरेक्टर. सेकंड कैरेक्टर लिया अपन ने कलर को, तो सीड कलर को लेकर चलेंगे. तो सीड कलर में अपन ने येलो एंड ग्रीन कलर को कोड किया है. और इन्हीं के लिए अपन ने यहाँ जैसे राउंड के लिए मैंने कैपिटल R और जो ग्रीन है रिंकल्ड है उसके लिए स्मॉल r. इज इट क्लियर? और शेप के लिए कैपिटल Y कलर के लिए तो ये कलर इसका येलो हो गया, और स्मॉल y ग्रीन कलर के लिए अपन ने कोड किया है. अब अपन यहाँ जो क्रॉस है वो सेम वैसे ही होगा जो अपन ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किए थे. यहाँ अपन ने F1 जनरेशन में रिजल्ट निकाले जैसे उसमें किए थे वैसे ही सेम प्रोसेस होगा. इसलिए मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है आपको कि कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. 100% राउंड येलो रिजल्ट आया अपना. जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा था कि F1 जनरेशन में जो रिजल्ट आते हैं वो डोमिनेंट जो कैरेक्टर है वही अपीयर्ड होता है. इसमें भी वही हुआ, भले अपन 2 कंट्रास्टिंग पेयर्स को लेकर चले थे. 50% अपीयरेंस है दोनों की, बट अपीयर कौन सा कैरेक्टर होगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा. डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा है, राउंड एंड येलो.
इज इट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया F1 जनरेशन तक। अब वैसे ही सेम प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे अपन कि F1 जो जनरेशन है उसकी प्रोजेनी को या ऑफस्प्रिंग्स को लेकर अपन सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कराएंगे तो पहले गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो मैंने आपको वैसे तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं गैमेट, बट मैंने फिर भी आपको सोचा कि हो सकता है इसमें ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं और आप इनमें गैमेट का फॉर्मेशन इजीली करेक्ट नहीं कर पाएँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको ये भी थोड़ा सा इजी मेथड बता दिया है कि जो इनके अपन गैमेट्स कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो कैपिटल आर को मैंने कैपिटल वाई से जब कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये गैमेट बन गया एक। फिर कैपिटल आर को मैंने स्मॉल वाई से कराया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई से कराया तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसके बाद मैंने स्मॉल आर और स्मॉल वाई को जब क्रॉस कराया तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये अपने पास गैमेट फॉर्मेशन आ गया। अब जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है F2 जनरेशन में उन्होंने पुनेट स्क्वायर के मेथड्स को लेकर मेंडलसन ने ये रिजल्ट्स इसके आउट किए थे। ठीक है ना, तो अपन ने भी यहाँ एक पूरा इस पुनेट स्क्वायर यहाँ पर फॉर्म कर लिया है और अपन जो ये गैमेट हैं उनको यहाँ लाइन से इन बॉक्सेस में ऊपर रख देंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई ये सेम है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है, स्मॉल आर कैपिटल वाई इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया है, स्मॉल आर स्मॉल वाई इसको यहाँ लिख दिया है। और सेम इसी सीरीज़ में अपन यहाँ पर भी ये लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे, है ना। अब अपन इनको क्रॉस कैसे कराएंगे कि इसको पहले अपन इन सब से कराएंगे, फिर इसको इन सब से कराएंगे, फिर इस थर्ड नंबर को भी फिर इनसे कराएंगे, फिर फोर्थ नंबर को भी इन सब से क्रॉस कराएंगे। तो रिजल्ट्स अपने पास ये जो सामने आपको दिख रहे हैं आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई को कैपिटल आर कैपिटल वाई से ही अपन ने क्रॉस कराया तो अपने पास रिजल्ट आया कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिया अपन ने कैपिटल आर कैपिटल वाई को फिर कैपिटल आर और स्मॉल वाई से कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, नेक्स्ट लिया अपन ने फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल आर कैपिटल वाई से कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर अपन ने कैपिटल आर और कैपिटल वाई को स्मॉल आर स्मॉल वाई से कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये अपने रिजल्ट्स यहाँ पर आ गए। एक बार अपन ने इन सबको इससे करा दिया है, ऐसे ही इसको भी फिर अपन इससे कराएंगे तो ये रिजल्ट अपने पास आ जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई क्योंकि दोनों ही स्मॉल वाई हैं अपने पास। फिर इसको कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से ये पूरे रिजल्ट्स अपन ने यहाँ पर ले लिए एक एक बार इन सभी के साथ, इनको ले लेकर क्रॉस करवा कर। अब अपने को देखना है कि रिजल्ट्स क्या आते हैं F2 जनरेशन के। रिजल्ट्स काउंट करना, यदि अपने रिजल्ट ये आता है, आपको पता है फिक्स है रिजल्ट की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लॉ है मेंडल का, उसका रिजल्ट 9:3:3:1 ही आएगा, है ना। यदि अपना ये रिजल्ट नहीं आता है इस पुनेट स्क्वायर के थ्रू, इट मीन्स अपन ने यहाँ कुछ ना कुछ क्रॉस का जो सेल्फिंग कराई है उसमें कहीं ना कहीं अपन ने मिस्टेक किया है, या तो गैमेट फॉर्मेशन में किया है या फिर यहाँ सेल्फ क्रॉस कराने के टाइम पर कोई ना कोई मिस्टेक की है, इसलिए अपना ये रिजल्ट नहीं आ रहा है। और यदि अपना ये रिजल्ट एग्जैक्ट आ जाता है, इट मीन्स अपना ये लॉ एकदम सही पूरा क्रॉस अपना सॉल्व हो गया है, क्योंकि यहाँ उन्होंने मैथमेटिकल जो लॉजिक है उसके बेस पर इसको पूरा सॉल्व किया है ना। अब अपन ये काउंट करेंगे। ये मैंने आपके लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ कलर से पूरी शेप बना दी है, जिससे आपको दूर से ही हो सकता है मेरे लिखे हुए ये कैरेक्टर आपको शो नहीं हो रहे होंगे इतने, पर एक कलर आपको इजीली दिख जाएंगे कि रिजल्ट्स क्या आए हैं। जैसे अपन ने जब ये रिजल्ट्स आया अपना कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये तो प्योर प्लांट अपना पेरेंटल प्लांट का आ गया, तो इसमें तो कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये रिजल्ट आएगा अपना राउंड येलो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है अपने पास कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर आया तो मतलब राउंड का जो कैरेक्टर है वो अपने पास प्योर आया, क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है और डोमिनेंट है बट ये प्योर भी अपने को मिला है यहाँ पर, तो इसमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, राउंड ही होगा अपना शेप इसका। अब कलर में 50-50% अपीयरेंस है, क्योंकि कैपिटल वाई भी है और स्मॉल वाई भी है अपने पास, बट अपने को पता है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही अपीयर्ड होगा यहाँ पर, रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, इसलिए राउंड येलो इसका भी आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर आ गई कि दोनों की अपीयरेंस है रिंकल्ड और राउंड की, बट राउंड कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है तो राउंड येलो।
ये चीज़ यहाँ भी है 50-50% दोनों कैरेक्टर की अपीयरेंस है, बट जो डोमिनेंट है वही अपीयर्ड होगा, इसलिए राउंड और येलो आ गया यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट अपने को यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है कि ये प्योर है राउंड कैरेक्टर, तो राउंड तो आ ही गया। 50-50% येलो और ग्रीन का कैरेक्टर है, तो येलो इसलिए आया है क्योंकि ये डोमिनेंट है। यहाँ पर ये थोड़ी सी अपने को अलग रिजल्ट आया है कि कैपिटल आर, इट मीन्स जो राउंड शेप है वो तो पूरा प्योर अपने को कैरेक्टर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया है, बट जो स्मॉल बाय अपन ने किसको कोड किया था, ग्रीन कलर को, तो ये भी प्योर मिला है अपने को यहाँ पर, तो ये भी अपीयर्ड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर कैरेक्टर डोमिनेंट का नहीं आया है, तो रिसेसिव अपने आप को शो करने में सक्सेस हो जाएगा, इसीलिए राउंड और ग्रीन कलर आ गया है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पर, ये भी वही 50-50% की अपीयरेंस हो गई, तो डोमिनेंट अपने आप को शो कर देंगे दोनों कैरेक्टर, तो राउंड येलो आ जाएगा। फिर आ जाता है यहाँ पर, ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये डोमिनेंट है तो ये शो होगा, तो राउंड हो गया, बट यहाँ पर जो अपीयरेंस है वो ग्रीन कलर की वो प्योर है, भले वो रिसेसिव है लेकिन प्योर है, इसके साथ डोमिनेंट कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, इसीलिए कलर ग्रीन आ जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट फिर वही चीज़ आ गई अपने पास, राउंड येलो है, क्योंकि जो येलो कलर है वो तो 100% प्योर है, और जो राउंड का जो कैरेक्टर है वो 50-50% है दोनों, तो राउंड अपने पास डोमिनेंट है, इसलिए वो यहाँ पर शो हो जाएगा, इसीलिए राउंड येलो। ये इस चीज़ यहाँ पर आ गई। अब यहाँ अपने को तीसरा कैरेक्टर फिर देखने को मिला है, जो अपने पेरेंट्स में से दोनों में से किसी के पास नहीं है। ये मिला है अपने को स्मॉल आर, इट मीन्स ये शेप क्या हो गया इसका, रिंकल्ड, प्योर मिला है अपने को, भले रिसेसिव है ये लेकिन है प्योर कैरेक्टर, इसलिए यहाँ अपीयर हो गया है, तो रिंकल्ड। और येलो भी यहाँ प्योर है, नहीं भी होता तो भी यदि एक बाय अपने पास कैपिटल होता और एक स्मॉल होता तो भी येलो कलर आ जाता, क्योंकि यहाँ पर एक डोमिनेंट होता, बट यहाँ ये अपने को सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही अपने को डोमिनेंट के ही मिले हैं कैरेक्टर, तो यहाँ रिंकल्ड येलो आ जाएगा। सेम यही पोजीशन यहाँ जो मैंने यहाँ डिस्कस किया ना आपके साथ कि 50% यदि होता तो भी येलो आता, तो ये चीज़ यहाँ आ गई सिचुएशन आपको कि यहाँ तो प्योर रिसेसिव है ही रिंकल्ड, तो रिंकल्ड तो ये हो ही गया। अब लेकिन ये दोनों अपने पास 50-50% अपीयरेंस है येलो और ग्रीन की, तो येलो और ग्रीन में से डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट येलो है, तो ये अपने पास येलो कलर आ गया है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आता है अपना यही 50-50% अपीयरेंस अपने पास कई बार आ गई, तो राउंड येलो आ जाएगा। यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स की, एक तो जो राउंड और रिंकल्ड की दोनों की 50-50% है, डोमिनेंट राउंड है, तो राउंड अपन ने शेप ले लिया, बट ग्रीन कलर अपने पास प्योर आया है कैरेक्टर, इसलिए कलर ग्रीन हो जाएगा इसका। इज इट क्लियर। नेक्स्ट आ जाती है वही सिचुएशन जो यहाँ पर थी कि स्मॉल आर ये वाली सिचुएशन, तो यहाँ भी रिंकल्ड येलो होगा। अब ये थर्ड रिजल्ट जो है जो अपने को मिला है वो प्योर पेरेंटल प्लांट का मिला है, रिंकल्ड ग्रीन। एक ही रिजल्ट अपने को जो पेरेंट्स की तरह यहाँ पर मिला है। इज इट क्लियर। ये पुनेट स्क्वायर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत डाउट हो, वैसे आप लोग 10th में भी इसको टच कर चुके हैं तो इसलिए आपको आते तो होंगे ही, और यदि थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन मेरे बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी इसको फिर, है ना। अब अपन देखते हैं रिजल्ट। अपन ने यहाँ पर आप लिखेंगे, मतलब शॉर्ट में अपन इस चीज़ को कैसे शो करते हैं, ये मेथड मैंने आपको यहाँ बताया कि जैसे अपन ने यहाँ शेप और कलर दे दिया तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है अब इसमें कि राउंड येलो आप लिखो उसको, नहीं, आपने राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, ग्रीन राउंड, रिंकल्ड ग्रीन, है ना। ऐसे अपन ने यहाँ पर ये कोड बना लिए अपने। अब इनको अपन काउंट करते हैं कि अपने पास राउंड येलो के 9 आए हैं या नहीं कैरेक्टर्स। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे हैं, तो इट मीन्स ये 9 कैरेक्टर्स हैं अपने पास। अब दूसरा अपने पास कैरेक्टर है येलो रिंकल्ड। येलो रिंकल्ड में 1 2 3 ये 3 कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा अपने पास कहीं भी येलो रिंकल्ड नहीं दिख रहा है इस पूरे स्क्वायर में, तो अपन ने यहाँ पर 3 ले लिया है और 3 आना भी चाहिए था अपना, तभी रिजल्ट सही माना जाएगा अपना इसका इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट का। थर्ड अपने पास है राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन के ये आपको देखो दूर से शो हो रहे हैं, मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको कलर से कोड किए हैं सारे। राउंड 1 राउंड ग्रीन, 2 राउंड ग्रीन, 3 राउंड ग्रीन, तो यहाँ पर ये 3 आ गए। और लास्ट कैरेक्टर एक अपने पास आया है जो पेरेंटल कैरेक्टर के जैसे ही है, सेम
रिंकल्ड ग्रीन, वो ओनली 1 है अपने पास, यहाँ किसी में भी अपने को पुनेट में ये अगेन रिपीट नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये 1 है। और ये रेशो अपना इससे मैच कर रहा है, 100% मैच कर रहा है अपना कि 9:3:3:1, ये रेशो अपने को यहाँ पर सही आ गया है अपना, ठीक है ना। अब आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज़ अ वेरी कंट्रोवर्शियल लॉ, मतलब इतना कंट्रोवर्शियल लॉ था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जब तो मेंडलसन ने ये बोला था कि जो F1 जनरेशन में जो भी मतलब कैरेक्टर अपीयर्ड होगा पेरेंटल में से ओनली 1 होगा एक तो, और होगा तो उसमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। और सेकंड ऑर्डर लॉ ऑफ डोमिनेंस में बोला था कि जो F2 जनरेशन में अपीयर्ड होगा वो ऑफ स्प्रिंग्स को लेकर जब अपन क्रॉस कराएंगे तो उनमें भी दोनों कैरेक्टर पेरेंट्स के अपीयर्ड होंगे, तीसरा कोई कैरेक्टर शो नहीं होगा, ऐसा उन्होंने बोला था। ना उनमें कोई ब्लेंडिंग होगी, ना उनमें कोई चेंजेस होंगे। तो ये वहीं के वहीं इनका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि जब अपन इनके एक्सेप्शनल देखे थे केस, किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ डोमिनेंस के, उसमें टेस्ट क्रॉस देखा था, उसमें भी 3rd कैरेक्टर आ गया था एक। और जो अपन ने कोडोमिनेंस देखा था, कोडोमिनेंस में आपने इसको देखा था कि उसमें दोनों कैरेक्टर सेपरेटली ट्रांसफ़र हो गए थे और अपने आप को ही शो कर रहे थे, ऐसा नहीं था, 50-50% शो कर दिया था दोनों ने अपने को एक ही जनरेशन के अंदर। तो ये वही इसमें उनका, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल लॉ माना जाता है। और इसका एक्सेप्शनल है केस क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लिंकेज में आपको दिख रहा होगा कि लिंकेज इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का एक्सेप्शन है, तो इसको अपन देख लेते हैं कि क्या इसमें एक्सेप्शंस आए लिंकेज में। लिंकेज इज द फिनोमिनन वेयर 2 और मोर जीन्स आर ऑलवेज इनहेरिटेड टुगेदर। लिंकेज में क्या कह रहे हैं कि जो लिंकेज का फिनोमिना है वो किसके बेस पर है कि इसमें जो 2 और मोर जीन्स हैं वो ऑलवेज टुगेदर ही इनहेरिटेड होते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं और जहाँ भी जाएंगे वो एक साथ ही जाएंगे। जैसे अपना फ्रेंड सर्कल है एक पूरा, और अपन जहाँ भी जाएंगे पिकनिक पर जाएंगे तो साथ में ही जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि 2 वहाँ चले जाएं 2 वहाँ चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। यदि आपकी फ्रेंडशिप क्लोज है, बहुत ज़्यादा मतलब गहरी है, तो आप साथ में ही जाएंगे। यदि आप में क्लोजनेस नहीं है और मतलब उतने ज़्यादा आप फास्ट फ्रेंड नहीं है, तो आपको हो सकता है 2 फ्रेंड यहाँ चले जाएं 2 फ्रेंड यहाँ चले जाएं। यही चीज़ अपन यहाँ लिंकेज में प्रूफ करने वाले हैं। लिंकेज की थ्योरी को T.H. मॉर्गन ने दिया था, है ना। लिंकेज की थ्योरी में सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि लिंकेज का जो पूरा फिनोमिनन था T.H. मॉर्गन के बेस पर कैरिड आउट बाय सेवरल हाइब्रिड क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला, मतलब उन्होंने पूरी स्टडी जो की थी वो ड्रोसोफिला पर की थी। एंड जीन्स जो क्रॉसेस थे वो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस के जो पी प्लांट थे उनके सिमिलर ही थे, बट जो मॉर्गन ने येलो बॉडीड और वाइट बॉडी जो अपन अभी यहाँ पर देखेंगे उसके जो कैरेक्टर आए थे क्रॉस करवाया था उनमें थोड़े से जो चेंजेस थे वो आ गए थे। उसी के बेस पर अपन यहाँ लिंकेज का पूरा एक्सप्लेन करूँगी। उसके पहले थोड़ा सा मैं ये कपलिंग एंड रिपल्जन थ्योरी या सिस और ट्रांस जो अरेंजमेंट है इस थ्योरी को थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर कर दूँगी ना, तो आगे जब अपन ये वाला क्रॉस करेंगे तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी थ्योरी किसने दी थी, वाटसन एंड पुनेट ने। मैं जो भी आपको यहाँ पर साइंटिस्ट के नेम बोल रही हूँ उनको आपको नोट करना है और इनको बिल्कुल फिंगर पर टिप्स की तरह बिल्कुल फिंगर टिप्स रखना है लर्न कि ये आपको भूलना नहीं है कहीं भी, क्योंकि अब आप तो ऑब्जेक्टिव का भी इस साल प्रोसेस आ गया था, नेक्स्ट ईयर रहता है यानी ये देखते हैं, बट अभी तो है ही कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें ये साइंटिस्ट के नेम आपको आ सकते हैं कि किसने कौन सी थ्योरी को प्रपोज्ड किया था। तो जो कपलिंग एंड जो रिपल्जन की थ्योरी थी उसको वाटसन एंड पुनेट ने प्रपोज किया था। क्या थी ये थ्योरी, जैसे ये 2 क्रोमोसोम यहाँ शो हो रहे हैं, इन दोनों क्रोमोसोम में ए और बी क्रोमोसोम, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। इसमें से जो ए और बी का कैरेक्टर हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो जीन्स हैं वो बोथ आर डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट हैं और ये दोनों रिसेसिव हैं। इज इट क्लियर। यदि ये कंडीशन आपको क्रोमोसोम में जीन्स की मिलती है कि एक ही क्रोमोसोम पर डोमिनेंट कैरेक्टर बोथ प्रेजेंट होंगे और दूसरे जो क्रोमोसोम है उस पर दोनों रिसेसिव के प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड सिस और कपलिंग थ्योरी, है ना। सिस भी बोल सकते हैं इसको थ्योरी और कपलिंग थ्योरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपको सिचुएशन दिख रही है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है।
जो क्रोमोसोम है इस पर कैपिटल ए तो प्रेजेंट है, बट जो यहाँ का जो जीन था एक स्मॉल बी, वो यहाँ अरेंजमेंट हो गया है उसका। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि 2 फ्रेंड्स यहाँ चले जाएं, डिवाइड होकर 2 फ्रेंड्स वहाँ चले जाएं, ये कंडीशन यहाँ पर आ गई है इनमें। तो जो यहाँ का जीन था वो यहाँ स्मॉल बी आ गया है, और जो यहाँ का था कैपिटल बी वो यहाँ सेट हो गया है, अरेंज हो गया है वो। तो अब इसमें क्या हो गई सिचुएशन, 1 तो डोमिनेंट जीन है और 1 रिसेसिव जीन है। ये कंडीशन अपन को जहाँ भी मिलेगी उस थ्योरी को अपन कहेंगे ट्रांस या रिपल्जन थ्योरी। इज इट क्लियर? ये चीज़ आपको यहाँ क्लियर हो गई होगी आई थिंक। अब जो टी.एच. मॉर्गन का जो ड्रोसोफिला पर जो एक्सपेरिमेंट था वो मैंने यहाँ से पहले प्रिपेयर करके रखा हुआ है, क्योंकि यदि मैं यहाँ करती तो आप लोगों को दिखता भी नहीं बनाते टाइम, और मतलब प्रॉपरली अपना पूरा कम टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाता। तो 2 कैरेक्टर्स को लेकर यहाँ पर टी.एच. मॉर्गन ने ये एक्सपेरिमेंट को डील किया था। ब्राउन बॉडी रेड आई, येलो बॉडी वाइट आई, ये 2 कंट्रास्टिंग पेयर्स को, ये काम किस पर करेगा, अभी लॉ ऑफ डोमिनेंट के बेस पर ही यहाँ पर डीलिंग होगी पूरी। बट इनमें देखना ये है कि इनमें कैरेक्टर्स क्यों डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब ये तभी तो डिस्क्रीट होगा ना ये वाला कैरेक्टर जब इनके डिफरेंस आएंगे। इसीलिए ये लिंकेज की थ्योरी को टी.एच. मॉर्गन ने प्रपोज्ड किया था। अब ब्राउन बॉडी को कोड किया अपन ने स्मॉल बाय प्लस से, और रेड आई की जो कैरेक्टर है उसको अपन ने कोड किया डब्ल्यू प्लस से, और जो येलो बॉडी है उसको स्मॉल बाय, और वाइट आई है उसको डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू से किया है। ठीक है ना। ये तो मेल कैरेक्टर्स हैं, ये फीमेल कैरेक्टर्स हैं। इनको अपन ने वही F1 जनरेशन में गैमेट्स बनाकर जब अपन ने क्रॉस कराया तो जो रिजल्ट अपने पास आए वो क्या है, बाय प्लस डब्ल्यू प्लस। और ये जो यहाँ पर है मैंने बाय लिख रखा है ना, ये कोई कैरेक्टर नहीं है, ये इसलिए लिख रखा है आपके लिए कि ये बाय क्रोमोजोम है। इस बाय क्रोमोजोम पर तो कोई जीन प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी आपको यदि आप थोड़ा सा डीपली इसको देखेंगे ना कि बाय क्रोमोजोम पर क्यों नहीं है जीन, क्योंकि बाय क्रोमोजोम तो सेक्स को डिटर्मिनेट करता है, तो उस पर लोग ऐसे और कोई जीन्स प्रेजेंट होता ही नहीं है। इसीलिए एक्स क्रोमोजोम पर तो जीन प्रेजेंट हैं, ये कैरेक्टर्स के, कलर के, बॉडी शेप के, डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टर्स, बट बाय पर एक भी जीन जो प्रेजेंट नहीं है। ये सेक्स डिटर्मिनेशन की जो थ्योरी आएगी उसको प्रूव करेगा ये। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जो फीमेल अपन ने कैरेक्टर्स लिए हैं, येलो बॉडी स्मॉल बाय स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल बाय स्मॉल डब्ल्यू, क्योंकि ये दोनों एक्स हैं तो दोनों पर ही प्रेजेंट हैं दो कैरेक्टर। यहाँ भी बाय होता तो इस पर भी प्रेजेंट नहीं होता, बट फीमेल में तो एक्स एक्स हो जाता है ना, क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है पेयर, और मेल में होता है एक्स बाई, तो उसी के बेस पर इसको यहाँ पर सेट किया है। अब अपन ने इसको क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में गैमेट्स बनाएंगे पहले अपन कि बाय प्लस डब्ल्यू प्लस, और ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर बाय और डब्ल्यू को ले लिया है क्योंकि दोनों ही एक्स हैं तो एक ही कैरेक्टर सेम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर अपन ने लिया, इसको क्रॉस कराया मैंने बाय प्लस डब्ल्यू प्लस को किसके साथ, इसके साथ बाय डब्ल्यू के साथ, तो यहाँ पर आ गया बाय प्लस डब्ल्यू प्लस बाय डब्ल्यू। अपन ने इसको कराया बाय जो क्रोमोसोम है इसके साथ, तो इस पर तो कोई जीन प्रेजेंट था ही नहीं, तो एज इट इज रिजल्ट इसके आ गए बाय डब्ल्यू। अब ये F1 जनरेशन के रिजल्ट्स देखते हैं। मैंने यहाँ कलर से कोड किया है कि ब्राउन बॉडी और रेड आई, ब्राउन बॉडी रेड आई, बट आ तो गया कैरेक्टर, बट यहाँ अपन ने मेल लिया था और यहाँ फीमेल में आ गया, ये कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो गया, मतलब फीमेल में ये कैरेक्टर अपने को मिला। सेकंड आया अपने को येलो बॉडी वाइट आई, कैरेक्टर तो वही आया है बट यहाँ पर ये मेल कैरेक्टर में आया है ना, मेल बॉडी में ये ट्रांसफ़र हुए हैं। इज इट क्लियर? अब इस F1 जनरेशन की प्रोजेनी को अपन यहाँ लेकर चलेंगे और इनकी सेल्फिंग कराएंगे सेम यही पुनेट स्क्वायर के बेस पर। तो पुनेट स्क्वायर के बेस पर जब अपन ने कराया तो इनके भी अपन गैमेट फॉर्मेशन करेंगे जैसे मैंने यहाँ किया था, सेम वही मेथड रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इनका फॉर्मेशन अलग तरह से होगा क्या, नहीं, सेम गैमेट्स बनेंगे। बाय प्लस डब्ल्यू प्लस, ये देखिए, फिर बाय डब्ल्यू, ये देखिए, फिर इनको क्रॉस कराया तो फिर क्या बन जाएगा, शायद मैंने यहाँ पर कहीं किया भी होगा, चलिए कोई बात नहीं, वो आएगी वही चीज़, बाय प्लस डब्ल्यू प्लस और बाय डब्ल्यू प्लस, ये गैमेट्स के फॉर्मेशन हो गया है। अब इन गैमेट्स के फॉर्मेशन के बेस पर अपन ने यहाँ पर पुनेट स्क्वायर को फॉर्म किया है। एक्चुअली अपने पास यहाँ पर 2 ही कैरेक्टर्स हैं, 2 ही क्रोमोजोम है ना, एक तो वाई डब्ल्यू क्रोमोजोम, एक तो ये एक्स क्रोमोजोम है और एक बाय क्रोमोजोम है। तो बाय क्रोमोजोम पर तो कोई जीन नहीं था, इसीलिए इसमें क्रॉस में अपने को कुछ मिला नहीं था रिजल्ट।
और यहाँ पर अपने पास 4 कैरेक्टर्स हैं। इन 4 कैरेक्टर्स को अपन इन 2 के साथ यहाँ पर क्रॉस कराएंगे। तो बाय को बाय डब्ल्यू से कराया तो सेम आ गए यहाँ पर बाय डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बाय डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। फिर इस बाय डब्ल्यू को इसके साथ कराया तो इसके पास तो कोई जीन ही नहीं है, तो सेम कैरेक्टर एज इट इज ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अपना बाय प्लस डब्ल्यू प्लस। बाय प्लस डब्ल्यू प्लस को अपन बाय डब्ल्यू से कराएंगे तो बाय प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू। इज इट क्लियर? फिर इसको अपन बाय प्लस डब्ल्यू प्लस को इससे कराएंगे तो सेम वही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इस पर कोई जीन नहीं है तो कैरेक्टर्स में जीन में चेंजेज होंगे ही नहीं। ऐसे ही बाय प्लस डब्ल्यू प्लस को बाय डब्ल्यू से कराएंगे तो बाय प्लस डब्ल्यू और बाय डब्ल्यू। नेक्स्ट आ जाता है इसको फिर इससे कराएंगे तो वही सेम रिजल्ट मिलेंगे। फिर बाय डब्ल्यू प्लस को अपन इससे कराया तो बाय डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू और बाय डब्ल्यू प्लस ये इसके साथ कराया तो ये जीन यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक चीज़ आपने यहाँ पर देखी होगी कि जो कैरेक्टर शो हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पर कलर में यहाँ पर कोड आपको शो किया है, क्योंकि हमें छोटे छोटे राइटिंग में लिखती है आपको शो नहीं होता, इससे अच्छा कि कलर से आपको इजीली शो हो जाएगा। इसमें मैंने दिखाया है कि जो बॉडी है वो कैसी है, येलो बॉडी है और वाइट आई है। ये जो पेरेंटल के अकॉर्डिंग आ गए जो कैरेक्टर है ना, प्योर कैरेक्टर आया है। नेक्स्ट अपने और जो ये वाली जनरेशन आएगी ना, ये भी सेम यही लेकर आएगी, क्योंकि इस पर तो अपना कोई जीन्स ही नहीं था कि ये उससे कंट्रास्ट होता या सेपरेटली ट्रांसफ़र होता, तो सेम यही पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट अपने पास है ब्राउन बॉडी एंड रेड आई। ब्राउन बॉडी रेड आई, यही अपने पेरेंटल का कैरेक्टर है सेम यहाँ पर, और यहाँ पर भी वही सेम अपीयर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अपना बाय प्लस डब्ल्यू। बाय प्लस डब्ल्यू बाय डब्ल्यू के साथ हुआ था, तो इसमें क्या आएगा आप, तो बाय प्लस डब्ल्यू में कैरेक्टर अपने पास डोमिनेंट कौन से थे, ये ब्राउन बॉडी का, तो ब्राउन बॉडी का था तो ब्राउन बॉडी आ गई और वाइट आ गई। ये कैरेक्टर अपने को दोनों कैरेक्टर अलग अलग जनरेशन के सेपरेटली यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हैं। नेक्स्ट आता है कि बाय प्लस डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू। अब इसमें ये तो कैसी आ गई, येलो तो बॉडी आ गई और रेड आई आ गई, मतलब ये आपस में इनमें क्रॉस हो गया कलर कॉम्बिनेशन का जो जीन्स का था, तो ये सेपरेटली ट्रांसफ़र हो गए हैं यहाँ पर। इज इट क्लियर? यही सेम पोजीशन इनमें आएगी। अब अपन देखेंगे कि इसमें जो क्या कहते हैं कि जो परसेंटेज आया रिजल्ट का वो कैसा आया F2 जनरेशन का। तो ये पेरेंटल के जो टाइप कैरेक्टर्स थे वो कितने थे, 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या थे कि जो 1.3% था, उसका जो परसेंटेज था उसको अपन यहाँ पर देखेंगे क्यों आया। अब इसका रीज़न भी अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मॉर्गन ने ये फाइंड आउट किया कि इनमें जो जीन हैं, ये जो जीन दिख रहे हैं अपने को यहाँ पर, ये बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से ये आपस में ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाए, मतलब इनमें एक्सचेंज नहीं हुआ, और इसी वजह से जो पेरेंटल कैरेक्टर है उसका परसेंटेज अपने पास ज़्यादा आया है। और रिकॉम्बिनेशन, इट मीन्स रिकॉम्बिनेशन कम हुआ है। जब जीन्स टाइटली पैक्ड होंगे, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको अभी कि जब आपकी जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होगी तो आपकी फ्रेंडशिप को कोई तोड़ नहीं पाएगा। ऐसे ही जो है जब यहाँ पर जीन बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं तो इन जीन को कोई इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, इसीलिए एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो गए। तो इसीलिए अपने को ये जो पेरेंटल अपने पास कैरेक्टर हैं ये एज इट इज़ अपने पास यहाँ पर आ गए, और इसीलिए इनका परसेंटेज ज़्यादा है। इट मीन्स इनमें रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस नहीं हो पाया, और जहाँ हुआ है वहाँ भी बहुत कम हो पाया है। कितना परसेंट हुआ है रिकॉम्बिनेंट, 1.3% हुआ है। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न यह था कि जो जीन थे वो क्लोजली क्रोमोसोम पर पैक्ड थे। यदि इनमें डिस्टेंस होता, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा, जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ज़्यादा लिंकेज होगा। लिंकेज मीन्स क्लोज्ड रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी तो लिंकेज का प्रोसेस होगा, और यदि रिलेशनशिप में डिस्टेंस होगा जीन के, इट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? अब एक और एग्जांपल है यहाँ पर, यदि लास्ट में अपने को टाइम बचेगा तो मैं आपको बता दूंगी मॉर्गन का जो उन्होंने एक और कैरेक्टर लिया था, वो कौन सा लिया था कि जो ड्रोसोफिला की आई का कलर और विंग्स की साइज़ के उस पर लिया था। तो मैं ऐसे वर्बली आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। साइज़ ली थी उन्होंने कौन सी, नॉर्मल और मिनिएचर, और आई कलर को उन्होंने रेड और वाइट से
डिनोट किया था। यदि लास्ट में अपने पास टाइम बचेगा तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी तो अपने को थोड़ा सा क्रोमोसोमल थ्योरी को भी यहाँ पूरा एक्सप्लेन करना है। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा जैसे लिंकेज है, डिस्टेंस बिटवीन लिंकेज, लिंक्ड जीन, जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, और जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, है ना। तो एक थोड़ा सा फॉर्मूला आता है, शायद मैंने यहाँ लिखा भी है आपको, कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, और डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन का जो रिजल्ट आ रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉसिंग ओवर, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा, और जितना ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन की जो क्या कहना चाहिए प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। इज इट क्लियर? आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा आई थिंक, है ना। अब अपन आ जाते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी। जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो सबसे पहले स्टार्ट किया था उसको 1900 में डी वेराइज और कोरेंस एंड वॉन शेमार्क। ये जो 3 साइंटिस्ट थे, शायद आपको ध्यान होगा मैंने पार्ट 1 में आपको ये बोला था कि मेंडल्स की डेथ के आफ्टर 16 ईयर 3 साइंटिस्ट थे जिनने मेंडल्स के वर्क को जो पोस्टुलेट था मेंडल का उसको वापस रीडिस्कवर किया था, रीओपन किया था। तो वो तीनों साइंटिस्ट यही साइंटिस्ट थे, डी वेराइज, कोरेंस एंड शेमार्क, ठीक है ना। अब अपन थोड़ा सा पहले इसको समझ लेंगे। जब जिस टाइम पर मेंडल ने अपने वर्क को जो इनहेरिटेंस के बेस पर था उसको जब मतलब प्रपोज किया था, या कहना चाहिए कि एक्सपोज किया था, पब्लिश्ड किया था, उस टाइम पर ईयर समथिंग 1865 था, शायद आपकी बुक में दिया भी होगा। बट उस टाइम पर सेवरल रीजन्स ऐसे थे जिनकी वजह से जो उनके वर्क थे वो रिमेंड कैसे हो गए थे, अनरिकॉग्नाइज्ड रह गए थे, क्योंकि बहुत सारे रीजन की वजह से उनके जो मेंडल्स के वर्क थे वो पब्लिश्ड नहीं हो पाए थे। उनमें से कुछ रीजन अपन यहाँ ले लेते हैं। और कब तक नहीं हो पाए थे? टिल 1900 तक, यहाँ पर दिया है ना, टिल 1900 में ही इन तीनों साइंटिस्ट ने उनको वापस रीओपन किया था। तब तक वो मतलब गर्त में ही पड़े रहे, एक तरह से ये कहना चाहिए। उनको किसी ने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी, क्योंकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया था ना। अपने उस टाइम पर ऐसा कोई बहुत सारे गैजेट्स थे, जैसे आजकल है नेट है, बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनके थ्रू अपन स्टडी कर लेते हैं, और ऐसा कुछ उस टाइम पर था नहीं। इसीलिए उनके जो वर्क थे उनको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिल पाई थी टिल 1900 तक। फिर वापस से जब उनके रीजन में आपको थोड़ा सा यहाँ पहले क्लियर कर देती हूँ कौन से रीजन थे। फर्स्ट रीजन था कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी दैट टाइम एज इट इज़ नाउ। यही चीज़ मैंने आपको बोली कि कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी उस टाइम पर। कोई ऐसा अपने पास गैजेट नहीं था कि जिसके थ्रू अपन जैसे आजकल तो अपन थोड़ा सा भी कुछ होता है, कोई भी थोड़ी सी डिस्कवरी होती है वो तुरंत नेट पर आ जाती है, डिस्कवरी चैनल पर आ जाती है, तुरंत आप लोग अवेयर हो जाते हैं उस चीज़ से, और भी साइंटिस्ट तुरंत उस पर वर्क करने लगते हैं। बट उनके पास तो ऐसा कोई मेथड था नहीं, इसीलिए कोई भी साइंटिस्ट उस चीज़ को टच नहीं कर पाए। सेकंड था कि हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन या फैक्टर, जीन तो अपन बोल रहे हैं, उन्होंने तो फैक्टर बोला था जीन को। मेंडेलियन वर्ड्स एज स्टेबल डिस्क्रीट units that controlled the expression of traits and at the pairs of allele which is not blending with each other was not acceptable। मतलब आपको मैंने बताया था ना अभी कि मेंडल सर ने ये कहा था कि उनके जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे F1 जनरेशन में, एक कैरेक्टर अपीयर्ड होगा पेरेंट का विदाउट एनी चेंजिंग, विदाउट एनी ब्लेंडिंग। ऐसे ही F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर अपीयर्ड हो जाएंगे विदाउट एनी चेंजिंग, विदाउट एनी ब्लेंडिंग। यदि ऐसा होता तो यदि ऐसा होता तो जो अपने को वेरियस चेंजेस शो हो रहे हैं नेचर में डेली, वो कैसे होते? फिर वो चेंजेस भी उन्हीं जीन्स की वजह से ही आ रहे हैं ना, उनमें कोई चेंजेस हो रहे हैं, उनमें कोई ब्लेंडिंग हो रही है कैरेक्टर्स की आपस में, उसी के बेस पर नेचर में वो चेंजेस दिख रहे हैं, वेरिएशन दिख रहे हैं अपने को। तो ये लॉ भी उनका डिस्क्रीट हो गया था और एक्सेप्टेबल नहीं था। थर्ड था बिकॉज ऑफ ये मैंने आपको बता दिया है, मेंडल यूजिंग मैथमेटिक्स लॉजिकल टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना। मेंडल ने जो सबसे पहले एक मतलब नया टेक्निक यूज़ की थी मैथमेटिक्स लॉजिकल, और उसके बेस पर उन्होंने अपन ने किया ना, ये मैथमेटिकल ही तो है लॉजिकल,
कि मैथ्स के अकॉर्डिंग इनको लॉजिकल लेके पूरा इनको किया था, वो न्यू था साइंटिस्ट के लिए, कोई भी साइंटिस्ट उसको जानते नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था उस टाइम पर। फाइनली फिर क्या हुआ, फाइनली मेंडल के पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था कि जिसके बेस पर वो फैक्टर या जो अपन आज बोलते हैं जीन हैं या नहीं हैं, और हैं भी तो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, उसको वो शो प्रूव करने के लिए उनके पास ऐसा कोई मेथड था नहीं। इज इट क्लियर? फिर 1900 में साइंटिस्ट डी व्राइस, कोरेंस एंड शेमार्क ने मेंडल के वर्क को वापस डिस्कवर कर दिया, और उन्होंने उस टाइम तक तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड माइक्रोस्कोप आ गए थे, तो उसके बेस पर उन्होंने सेल डिवीज़न के बेस पर उन्होंने को ऑब्जर्व करने में सक्सेस हो गए। और उन्होंने सेल डिवीज़न में क्या देखा कि न्यूक्लियस में कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। उन्होंने देखा कि जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होता है उसके पहले वो स्ट्रक्चर डबल दिखता है, और जैसे ही सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है तो वो कैसे डिवाइड हो जाता है, और फिर उसको बोलते, उन्होंने उस चीज़ को, उस स्ट्रक्चर को, उस चीज़ को नाम दिया क्रोमोजोम्स। ठीक है ना। सेल डिवीज़न में उन्होंने, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो वर्क किया, उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि सेल डिवीज़न के टाइम पर न्यूक्लियस में कोई एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपने को दिखता है, अपन बोलते हैं, वो तो आजकल उनको नहीं पता था ये थ्रेड लाइक है। थ्रेड लाइक कोई स्ट्रक्चर है जो जब सेल डिवीज़न स्टार्ट होने से पहले तो कैसा दिखता है, डिवाइड होने से पहले तो क्या कहना चाहिए, कम दिखता है, और जब डिवाइड हो जाता है तो डिवाइड होकर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसी दिखने लगती है, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोजोम। उन्होंने उसको क्रोमोजोम नाम दे दिया। अब क्रोमोजोम की थ्योरी के बेस पर ही यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो मतलब जो थ्योरी लॉन्च की वो किसने की, थ्योरी लॉन्च की थी, ये आपको बोर्ड पर हो रहा होगा क्लियर, सूटन एंड बोवेरी ने। ये प्रपोज्ड किसने की थी, सूटन एंड बोवेरी ने, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया था टी.एच. मॉर्गन ने। तो थोड़ा सा इसके पॉइंट्स में क्रोमोसोमल थ्योरी के और क्लियर कर देती हूँ आपको। जैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है स्पेशली स्पर्म एंड ओवम में, स्पर्म एंड ओवम को अपन लेकर चलें तो उनमें ओनली वन जीन प्रेजेंट होता है, और ये जो वन जीन है वो फर्स्ट जनरेशन टू अदर जनरेशन में ले जाने के लिए वर्क करते हैं। किस की तरह वर्क करते हैं, एक ब्रिज की तरह वर्क करते हैं। इट इज क्लियर। फर्टिलाइजेशन में मेनली स्पर्म और ओवम के न्यूक्लियस ही पार्टिसिपेट करते हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है, आपने रिप्रोडक्शन, इसके पहले यूनिट है आपकी, इसमें फर्स्ट यूनिट है जो रिप्रोडक्शन की, उसमें एक चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आपने पढ़ा भी होगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो किसके थ्रू जाता है, स्पर्म और ओवम के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली जो स्पर्म और ओवम है वो भी एक तरह की सेल ही है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस पर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा अपन पास में कहाँ पहुँचते जा रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन की थ्योरी के पास में पहुंच जाएंगे ऐसे। इसलिए मैं ये पॉइंट को थोड़ा यहीं क्लियर ज़्यादा कर दूंगी, इससे आपको वो समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब थर्ड पॉइंट है अपना, क्रोमोजोम भी मेंडेलियन फैक्टर्स जैसे सेम पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब इनने इसको कोरिलेट कर दिया इसकी मेंडल की थ्योरी के साथ कि जो क्रोमोजोम हैं वो भी मेंडल्स के फैक्टर की तरह ही सेम पेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। थर्ड अपना आता है, स्पर्म एंड ओवम में क्रोमोजोम का ओनली वन सेट ही प्रेजेंट होता है। अब उन्होंने ये कहा कि जो स्पर्म एंड ओवम है उसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है उसके ओनली वन सेट ही प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा XX Y एक पेयर ही प्रेजेंट हो गया ना दोनों में। इज इट क्लियर। अब आता है अपना कि और वो विच इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजेशन में यूज होता है, और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर वो डिप्लॉयड होकर अदर बॉडी सेल के जैसे क्रोमोजोम के जैसे सेम हो जाते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं। ऐसे पहले तो वो एक पेयर में ही रहते हैं, जब वो डिवाइड होते हैं डिप्लॉयड होकर तो 2 शेड बन जाते हैं उनके, जैसे अदर बॉडी सेल्स की न्यूक्लियस में होता है, सेम वैसे ही हो जाते हैं। और मियोसिस के टाइम पर आपने 9th में पढ़ा है मियोसिस, अब 11th में भी आएगा आपको मियोसिस। जब गैमेटो फॉर्मेशन होता है मियोसिस डिवीजन में
तो उस टाइम पर क्रोमोसोम के पेयर्स सेपरेट अलग अलग सेल में चले जाते हैं। ये अपन यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। देखिए जर्म सेल्स बन गई ना, इनमें ये पेयर अलग अलग सेल में ट्रांसफ़र जर्म सेल्स में चले जाते हैं। और दैट टाइम मेंडेलियन फैक्टर्स भी सेपरेट होकर सेपरेट गैमेट में जाते हैं। अब ये कोरिलेट कर रहे हैं इसको कि जैसे क्रोमोसोम जाते हैं वैसे ही जो मेंडल ने फैक्टर्स बोला था जिससे वो भी ऐसे ही पेयर में चले जाते हैं सेपरेट सेपरेट गैमेट्स में। इसी प्रकार मेंडेलियन के फैक्टर्स भी थे। सेक्स में अब ये क्या हो गया, सेक्स डिटर्मिनेशन स्पेशल क्रोमोसोम ही करते हैं। आ गई ना चीज़ कि जो ओवम एंड स्पर्म एंड ओवम है उनमें जो न्यूक्लियस में सेल हैं ये, और उनके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें ही सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके। और इन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो सूटन और बोवेरी, कई बार सूटन को कई लोग सटन भी बोलते हैं साइंटिस्ट का नेम, और बोवेरी ने क्रोमोसोम को हेरिडिटी का फिजिकल बेस माना था क्रोमोसोम को, कि यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को इनहेरिटेट करता है, और उन्होंने इस थ्योरी को नाम दे दिया क्रोमोसोमल थ्योरी। अब थोड़ा सा जो आपको डायग्राम दिया है ना इसमें, ये मैंने एनसीईआरटी का एज इट इज डायग्राम उतारा है, आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी के डायग्राम में ये जो दिया है, डायग्राम के बेस पर दो पॉसिबिलिटीज़ दी हैं उन्होंने। फर्स्ट पॉसिबिलिटी में तो दिया है कि वन लॉन्ग और ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, ये ऑरेंज और शॉर्ट ग्रीन, एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, ये अपना आ गया रेड शॉर्ट है और लॉन्ग येलो है यहाँ पर। इज इट क्लियर? अब ये यहाँ पर इन्होंने क्रॉस कराया तो ये मियोसिस फर्स्ट एनाफेज की स्टेज है जो अपने को यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये सेपरेटली ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि इसका जीन यहाँ आ गया हो इसका जीन यहाँ आ गया हो, नहीं। ये जैसे यहाँ देखा अपन ने सेकंड स्टेज में मियोसिस की, तो ये जो दोनों अलग अलग हो गए तो इनके साथ ये भी ग्रीन वैसे की वैसे ट्रांसफ़र हो गए। इसमें ऑरेंज और येलो और रेड के साथ ये भी एज इट इज जैसे ही ट्रांसफ़र हो गए। फिर वापस में जब जर्म सेल्स में ये क्रोमोसोम सेपरेट होकर जर्म सेल्स में अलग अलग सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सेकंड पोल पर आपको दिया है कि वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल पर दिए हैं ये ऑरेंज और रेड येलो ग्रीन, और ये यहाँ पर क्रॉस इनमें सेपरेट ट्रांसफ़र हो गए, जबकि ये तो ग्रीन रेड की ऑरेंज के साथ ट्रांसफ़र हो रहा है, बट यहाँ जो ग्रीन है वो येलो के साथ ट्रांसफ़र हो रहा है। इट मीन्स इनमें सेग्रीगेशन हो जाता है और ये सेपरेट सेल में सेपरेट ट्रांसफ़र यहाँ तक हो रहे हैं। ये देखिए जर्म सेल्स में ये ट्रांसफ़र हो गए, दैट इज़ कॉल्ड क्रोमोसोमल थ्योरी। और इन्होंने इसको मेंडल के उससे पूरा कोरिलेट कर दिया है, इसलिए इस थ्योरी को पूरा अपन ने पूरा जैसे मेंडल ने नहीं सूटन और बोवेरी ने यहाँ एक्सप्लेन किया था, वैसे यहाँ अपन ने पूरा एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड कर दिया है। अब एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया था टी.एच. मॉर्गन ने, उसके बेस पर अपन ने यहाँ प्रूव कर दिया है। जो टी.एच. मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था, ये जो ड्रोसोफिला पर उन्होंने लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे ड्रोसोफिला पर। एक और कैरेक्टर था अपने पास ड्रोसोफिला का, वो था आई कलर रेड और जो क्या कहना चाहिए वाइट कलर। आइस के दो कलर को कंट्रास्ट किया उन्होंने किसके साथ, विंग्स की साइज़ के साथ। यहाँ पर उन्होंने बॉडी के साथ लिया था और आइस कलर के साथ, बॉडी कलर और आइस कलर। यहाँ पर उन्होंने आई कलर और विंग्स की साइज़ के लेकर कैरेक्टर को कॉन्ट्रास्ट कराया था। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा मतलब रिकॉम्बिनेशन को समझाया है कि इसके जस्ट अपोजिट था वो, उसका परसेंटेज कैसे था कि यहाँ पर यदि मैंने जैसे ये जीन पास है ना, उन्होंने इनमें जीन्स में डिस्टेंस कर दिया था और उस जीन के डिस्टेंस को लेकर क्रॉस कराया था, तो उनके पास रिजल्ट आया था कि जो रेड आई थी और जो कहना चाहिए नॉर्मल F1 जनरेशन में रेड आई नॉर्मल विंग्स और वाइट आई मिनिएचर के, फिर इसको उन्होंने वापस से जो क्रॉस कराया था, सेल्फिंग कराई थी, उसके बेस पर उनमें रिजल्ट आया था कि जो रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज था वो 37.2% हो गया था और जो पेरेंटल था वो 62.8% था। कितना डिफरेंस था दोनों में, आप देख रहे हो ना। इसमें पेरेंटल का 98.7 है
और उसमें पेरेंटल का 62.8% था। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जब उन्होंने सेट किया था तो क्रोमोसोम के जो जीन्स हैं उनमें डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया था, और उन डिस्टेंस के होने से उनमें क्रॉसिंग ओवर हो गया, और क्रॉसिंग ओवर हो गया तो कैरेक्टर सेपरेटली ट्रांसफ़र हो गए, और सेपरेट ट्रांसफ़र हो गए तो उनमें रिकॉम्बिनेशन का जो परसेंटेज है वो बढ़ गया। इसी वजह से उनमें परसेंटेज में इतना वेरिएशन आ गए थे। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। और ये वाला सेकंड वाला आप बुक में देख लीजिएगा, ये मैंने आपको वर्बली थोड़ा सा ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो मेरा पार्ट 5 आएगा उसमें मैं आपको लूँगी सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अभी बहुत है अपने पास, सेक्स डिटर्मिनेशन भी है, पेडिग्री एनालिसिस है। चैप्टर बहुत बड़ा है अपना, ये 4 पार्ट्स तो अपने हो चुके हैं, इसीलिए मैंने आपको ये वाला प्रोसेस जो दूसरा दिया था रिकॉम्बिनेशन का वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया, वो वर्बली थोड़ा सा बता दिया है। और यदि आपको कहीं उसमें प्रॉब्लम आए तो आप मेरे क्वेश्चन डाल दीजिएगा मेरे बॉक्स में, मैं उसको पूरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इट क्लियर? थैंक यू। मेरा चैनल आप लोगों को, यदि मेरा जो स्टडी का मेथड है, पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।